चुनावी चर्चा ही करते हैं। बहुत सारे मुद्दे रहे, 5 चरण के चुनाव 6 चरण के हो चुके हैं और ऐसे में अब अंतिम 2 चरण बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। लेकिन अब आप रिलैक्स हैं, आपकी सीट पर तो वोटिंग हो चुकी है। जी जी। तो रिलैक्सेशन के साथ साथ क्या ख्याल चल रहा है मन में? नहीं, अपना पोलिंग करा के उसी दिन शाम को दूसरे राउंड में चला गया हूँ। जगदीश जी का अध्यादेश ना होता आने के लिए तो मैं इस समय कहीं वोट मांग रहा होता। तो 7वां राउंड में जा रहा हूँ। संयोग से पार्टी ने जो स्टार प्रचारक बनाया है तो वो कैंडिडेट्स डिमांड करते हैं तो जाता हूँ। तो लगभग उसी दिन से रोज जा रहे हूँ। कल सुबह 6वें राउंड की किसी लोकसभा में मैं रहूंगा। और आप स्टार प्रचारकों की सूची में हैं, लेकिन स्टार आप हैं। स्टार इन द सेंस कि आपकी चर्चा हर जगह होती है, आपकी बात कई जगह होती है, कई रिकॉर्ड आप अपने नाम कर चुके हैं और वही भरोसा पार्टी आपके ऊपर जताती हुई भी नजर आ रही है और बाकी लोगों के लिए भी आप वोट मांग रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं जितने फेजेस में वोटिंग हो चुकी है, अगर मैं बीजेपी एनडीए की स्थिति की बात करूं तो एसपी सिंह बघेल को सियासी हवा किस तरफ बहती हुई नजर आती है और कितनी मजबूती के साथ? उत्तर प्रदेश का तो पत्रकार लोग मुझे पटवारी कहते हैं जी। और मध्य प्रदेश 2-3 राज्यों में और गया हूं, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना। तो ये पार्टी ने ड्यूटी नहीं लगाई, कैंडिडेट ने डिमांड की। तो मैं पूरे उसमें कह सकता हूं जिन 4 सीटों में गया हूं मैं चारों जीत रही हूं। और उत्तर प्रदेश में 5 राउंड में गया हूं, 6वें और 7वां बाकी। 6वां और 7वां हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि वाराणसी आता है, उसमें गोरखपुर आता है। तो प्रधानमंत्री जी जहाँ से लड़ते हैं उसके आसपास बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे चौंदौली है, मिर्जापुर है, भदोही है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है और गोरखपुर है। तो गोरखपुर है बगल में उसके देवरिया, बलिया, बस्ती है। तो इस जगह का पूरा प्रभाव बगल की सीटों पर पड़ता है। तो 5 राउंड में सरकार बन चुकी है, 4 में ही बन गई थी। अच्छा। 5वां, 6वां, 7वां में जो रिजल्ट आएगा ये लीड वाला रहेगा। जो टारगेट दिया गया है ये अब 400 को टच करेंगे। तो अभी तक कितना टच कर चुके हैं? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि सारे के सारे आंकड़े आपके टिप्स पर हैं, ये मैं जानती हूँ। 276 में सरकार बनती है तो वो 4 राउंड में बन चुकी है। 4 राउंड में अब 5, 6, 7 में जो रिजल्ट आएंगे ये इससे ऊपर वाले रहेंगे। तो मतलब 400 पार आप जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जनरल न्याजी ने स्वीकार कर लिया था कि ये पाकिस्तान हार रहा है। क्या हारे तो सरेंडर करना पड़ा। तो जगजीत सिंह अरोड़ा तो कह ही रहे थे, मानिक शाह साहब कह ही रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन वो तो नहीं कह रहे थे जनरल न्याजी। लेकिन फिर हारना पड़ा ना। तो ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। 4 तारीख को भी काउंटिंग के लगभग 1 बजे तक के आसपास सरकार बन जाएगी और 1 बजे से लेकर जो 4 बजे तक खुलेंगे वो उसके ऊपर की सीटें होंगी। तो वो 1 से 4 के बीच में आप हमारे साथ बैठकर बात करेंगे टीवी चैनल पर? अपनी काउंटिंग करा रहा हूँ और लेकिन मंडी समेत आगरा में अगर आपके लोग होंगे तो मैं पक्का इंटरव्यू दूंगा। तो आज की तारीख, स्थान और समय भी नोट कर लीजिएगा कि सरकार 100% बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। जी। अब मैं आ जाती हूँ कुछ मुद्दों पर, क्योंकि इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है बघेल साहब कि विपक्ष जो है बहुत अग्रेसिव नजर आया है और बीजेपी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कई मुद्दों के साथ विपक्ष एकजुट होकर अग्रेसिवली अपने लिए प्रचार और सीटें बटोरता हुआ नजर आएगा जो बीजेपी को चुनौती देगा। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी, तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, दुर्लभ ही। तो ऐसा ही एक गठबंधन इंडी शेप में आया है। ये सिद्धांत विहीन है, नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है। और इस गठबंधन की एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारी पार्टी के हित सुरक्षित रहें और गठबंधन हो जाए और गठबंधन सरकार बना ले। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है और पंजाब में नहीं लड़ रही है। तो ये सिद्धांतहीन बात है।
होता ये है कि जिस पेड़ पर पक्षी बैठा है तो वो कहते हैं ना कि आग लगने पर भी नहीं उड़ना है, क्योंकि इसी के फल खाए हैं, इसी की छाया में रहे हैं, तो इसी के फूल हमने सूखे हैं, तो विपत्ति में रहना चाहिए। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है कि पंजाब में उन्होंने सरकार किससे ली है? कांग्रेस से ली है, तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ भी उन्होंने सरकार कांग्रेस से ली थी, तो निवर्तमान सरकार दोनों जगह कांग्रेस की थी। यहाँ गठबंधन है, वहाँ गठबंधन नहीं है। ऐसे ही 19 में हुआ था, गेस्ट हाउस कांड करने वाली पार्टी ने मारने वाली और मरने जा रही दोनों लोगों ने गठबंधन किया था। तो मैंने कहा था एक सभा में कि आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लो पत्रकारों, जैसी चुनाव का रिजल्ट आएगा ये गठबंधन सपा बसपा का टूटेगा। बहन जी कहेंगे कि अखिलेश यादव ने हमसे तो वोट ले लिया लेकिन हमें नहीं दिया, जबकि गठबंधन पर उनके 10 MP आए, और जब गठबंधन टूटा तो उनका एक विधायक है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी तब 9 या 12 MLA थे, और जब 4 बार सरकार बना चुकी थी तब एक विधायक है, और वो उमाशंकर सिंह की जीत में वो स्वयं बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो इंडी यूपी में है, दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो जब वो तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन आपने कहा यूपी से जाता है, मैं भी मानती यूपी से जाता है, लेकिन यूपी इस बार की तो बड़ी, ये कह रहे हैं कि ये रास्ता महाराष्ट्र से भी जा सकता है। नहीं, 80 सीटों वाला राज्य है। हाँ। तो दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, और यूपी में मुगल सराय पे ही बैरियर डाल देंगे तृणमूल कांग्रेस को। आरजेडी की लालटेन वहाँ नहीं, वहाँ बुझ जाएगी, और तृणमूल कांग्रेस की घास सूख जाएगी। यहाँ मैं बड़े दिल से एक बात स्वीकार कर सकता हूँ कि यदि सपा बसपा गठबंधन होता तो थोड़ा सा चिंता का वैसे हो सकता था, क्योंकि उनके अंदर वोट है और वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। पिछले गठबंधन में 10 आए हैं। अब मैं, जहां तक मेरा अंदाजा है कि बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही है, तो इसका मतलब वो गठबंधन प्रभावशाली था। लेकिन इसका एक दूसरा सिक्का भी देखिए, जो आप, मेरे कान तरस रहे हैं कि कोई चैनल ये विश्लेषण कर दे, जिस गठबंधन की मैं तारीफ कर रहा हूं, कि सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद सैफी परिवार ने डाइनिंग टेबल पर टॉप 5 सीटों को चुना। मेरी अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन शायद इसको पिक एंड चूज कहते हैं, ठीक है ना, पिक एंड चूज। तो एक ने कहा मैं आजमगढ़ जा रहा हूँ, दूसरे ने कहा मैं मैनपुरी, नाम भी खुल देता हूँ, अखिलेश यादव आजमगढ़, मुलायम सिंह यादव जी मैनपुरी, फिरोजाबाद अक्षय यादव, कन्नौज डिम्पल यादव, और बदायूं से धर्मेंद्र यादव। और बहन जी पे उस जमाने में 1 लाख से लेके 1.25 लाख वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी। इसके बाद टॉप 5 में से 3 सीटें हारी हुई हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव हारे, कन्नौज से डिम्पल यादव हारी, बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे। बेगर्स कांट बी चूजर्स, कई बार पसंद नहीं होती है वो सीट मिलती है, लेकिन इन्होंने तो बेस्ट 5 चुना, और पिता पुत्र केवल चुनाव जीते थे बसपा के गठबंधन के बावजूद। तो मुलायम सिंह जी मैनपुरी से केवल 94,000 से, जबकि बीएसपी ने 1 लाख वोट दिया होगा, तो वो हार सकते थे पिछली बार। और आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते, लेकिन जैसे ही मेरा और अखिलेश यादव जी का चुनाव करहल में हुआ तो उन्होंने करहल सीट को रखा और आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया। तो आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ले ली, और रामपुर के इस्तीफे के बाद रामपुर हम लोगों ने ले ली। इसमें से 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण निकलते हैं, वो 2-3 सवाल में मैं एक बात और बता दूं, जी, कोई पार्टी जब अकेले लड़ती है तो मान लो 1 लाख वोट पाती है, लेकिन गठबंधन के बाद 3 बटन खुल जाते हैं कार्यकर्ता के ऊपर के, और वो वोट 1 लाख 1.25 लाख में परिवर्तित हो जाता था। तो जिस बीएसपी के वोटों को रोका गया होगा, 19 में उनसे कहा गया होगा चलो डालो चल के हम देखते हैं कि कौन। तो मेरा कहने का मतलब है कि बीएसपी ने अपना हाईएस्ट परसेंटेज 19 में किया होगा, और सैफी परिवार को दिया, तब भी 3 महारथी उसमें से चुनाव हारे। जी, जनरल वीके साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 के इस कॉन्क्लेव के दौरान। लेकिन सवालों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो आपने अभी बोला उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये जो 2 सीट पे लड़ने वाला ये जो चल रहा है आजकल बड़ा दिलचस्प, वायनाड सेफ सीट, फिर इधर रायबरेली, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन आपने क्योंकि गठबंधन की बात की और आपने कहा चुनौती हो सकता था अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आते तो, लेकिन कह तो रहे हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी कुछ कमाल कर रही है। प्रयागराज में तो कम से कम मंच पर वो दिखा, भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कुछ चिटचाट भी वो करते नजर आए। बात प्रधानमंत्री जी की। 2 लड़कों की ये जोड़ी, दोनों को हीरो मान लो या एक को हीरो एक को साइड हीरो मान लो, मैं तो दोनों को यूपी के संदर्भ में विलेन मानूंगा। तो दोनों 17 में आए थे, कब आए थे ये लोग?
ये लोग 17 के आसपास 17 में ना, हाँ, 17। तो 17 में दोनों असेंबली में आए और आपने भयंकर महिमा मंडन किया। 2 लड़के 2 बच्चे 2 हीरो, क्या हश्र हुआ? सबसे न्यूनतम पर कांग्रेस आई 17 में और समाजवादी पार्टी 50 से कम पे आई, 49 पे। तो जो ट्रेलर देख के पता चल जाता है कि फिल्म चलेगी या पिटेगी। तो 17 के ट्रेलर में दोनों की फिल्में पिट गई हैं। तो जो सिक्का शुरू में आता है या तो चल गया, फिर वो 5 साल बाद नहीं चलता है। 5 साल नहीं, अब तो 7 साल हो गए। तो जो मैं आपका खंडन कर रहा हूं इस बात का, सभी पत्रकारों का, जो 2 जोड़ी को बहुत महिमा मंडन कर रहे हैं, ये पहली बार अवतरित होती, वो खुद कर रहे हैं, पहली बार अवतरित होती, वो खुद कर रहे हैं तो सोशल उनको मीडिया वो दोनों सुन लें और कि ये पहली बार अवतरित होती तो शायद में थोड़ा सा कंपन हो रहा होता। लेकिन इस फिल्म को हम देख चुके हैं 2017 में और संयोग से मैं 17 में एमएलए का चुनाव लड़ा, जब ये दोनों लड़के हमारे खिलाफ आए और असेंबली को मैंने 56,000 से जीता। दोनों के आने के बाद असेंबली बहुत होती है 56,000 से, मैंने 56,000 से तो पार्लियामेंट जीतना भी बड़ी बात होती है। तो ये जोड़ी जो 17 में नहीं चली, 24 में तो और भी डेंट हो चुकी है, ये नहीं चल पाएगी। आप मानते हैं कि ये नहीं चल पाएगी? जो 19 के चुनाव में अमेठी से, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इस दोनों खानदानों की, कि समाजवादी पार्टी ने कन्नौज, बदायूं और फिरोजाबाद हारी। परंपरागत गढ़, परिवार के बहुत वोट, समाज के बहुत वोट, अजय, दुर्ग, किला। 14 में इनमें दरार पैदा हो गई थी, 19 में ये लोग हार गए। 19 का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सैफई परिवार के 3 हारे और गांधी परिवार के अमेठी से हारे। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी जी को रायबरेली से राजनारायण जी ने हराया था और अमेठी से संजय गांधी को रविंद्र सिंह जी ने हराया था। तो ये तो इनका हवाई जहाज जब यहाँ से उड़ता है तो सीधे फुर्सतगंज उतरता था, वहां जाते हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूँ, बाकी लोग, मुझे तो हल्का सा भय होता था कि प्रियंका गांधी जब राजनीति में आएंगी तो यूथ कांग्रेस वाला जमाना आ जाएगा, उनमें इंदिरा गांधी की छवि देखी जाएगी और यूथ भागेगा। उन्होंने भी पूरा समय अमेठी में देने के बाद अपने भाई की सीट नहीं बचाई। तो जो अमेठी में नहीं चला वो आगरा में तो चल ही नहीं पाएगा। लेकिन रायबरेली में चलने के चांसेस तो है ना? आज बहुत हम खुले दिल से बातें कर रहे हैं। एक मकान जब गिरता है ना तो बगल वाले में दरार आती है। तो जब अमेठी में स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी जी को हराया तो रायबरेली के किले में दरार पैदा हो गई और उसमें सोनिया गांधी जी ने पलायनवादी प्रतिक्रिया अपनाई। क्या हुआ कि वो राज्यसभा में गई। ये पहली बार देश सुने जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या राज्यसभा बीमारों का सदन है? मैं जरूर उस समय चुनाव नहीं लड़ूंगा जब मेरी शारीरिक क्षमता नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, कर्ण छेदन, मैरिज एनिवर्सरी और ये बर्थडे छोड़ता नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि मैं भैंस के मरने पे भी जाता हूँ अपने कार्यकर्ता के। तो जब मेरी ये इमेज है और जिस दिन मैं शारीरिक रूप से बीमार हूंगा तो मैं लोकसभा में नहीं लड़ूंगा। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली साल में 2 बार जाती थी और वो भी हवाई जहाज से जाती हैं। मेरी तरह तो वो सरकारी जिप्सी में नहीं चलती हैं। तो ट्रेन में वापस लौट जाते हैं। जी, रायबरेली से चुनाव न लड़ना इस बात का प्रतीक है कि रायबरेली के किले में अमेठी हारने से दरार पैदा हो गई थी और वो राज्यसभा में चलेंगे। इसको डर कहते हैं, इसको फोबिया कहते हैं। तो इसलिए रायबरेली भी अजय नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी भले ही नहीं गई, लेकिन राहुल गांधी तो आए ना। वायनाड से भी चुनाव वो लड़ रहे हैं, अमेठी को छोड़ दिया भले ही, लेकिन रायबरेली से हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये क्यों कहना पड़ा कि वायनाड सीट के बाद एक सेफ सीट ढूंढेंगे? प्रधानमंत्री जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं, उधर संगठन में भी रहे हैं। वाराणसी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वाराणसी 14 में जो उनने हिम्मत की है। और एक बात और बता दूं, वाराणसी में मैं अपने कार्यकाल की बातें करता हूं। मैं 52-57 में कभी नहीं जाता हूं। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो वाराणसी से राजेश मिश्रा कांग्रेस से एमपी थे। अब सोचिएगा कि जिस सीट पे कांग्रेस का एमपी रहा हो, और उसकी बगल में एक चंदौली लोकसभा है। चंदौली ने वाराणसी को नेकलेस की तरह घेर रखा है, जैसे गर्दन बनारस है, चारों तरफ से चंदौली है।
आपको पता है सारनाथ चंदौली में था, 2 किलोमीटर दूर चंदौली थी। मतलब बनारस के लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, पिछले परसिमन से पहले उसमें जो है हमारा एक नई बस्ती है बघेलों की, वो काशी विश्वनाथ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो चंदौली थी। मेरे समय चंदौली में अशोक मौर्य भाजपा, कैलाश यादव बसपा और जवाहर जायसवाल सपा थी। मेरे समय वाराणसी से राजेश मिश्रा मेरे साथ एमपी रहे, चंदौली से सपा के साथ भी मैं एमपी रहा, बसपा के साथ भी रहा और भाजपा के साथ भी रहा। तो कहने का मतलब है मोदी जी ने सीट बनाई है, बनी बनाई पे नहीं लड़े जी। और इस बार चाहते हैं कि जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा हो, जैसे कि अमित शाह एक टारगेट इस बार लेकर चल रहे हैं कि अपनी सीट से उनका मार्जिन बहुत, आप अपनी सीट से एक अच्छा मार्जिन लेकर चल रहे हैं कि पहले के मुकाबले वो बेहतर मार्जिन आपको मेरे मिले। यहाँ लेकिन 10 दिशाओं से हाँ खुशबू आ रही है जी। आप लोग गए तो गए, आगरा में जाके सांस मिली है। हाँ। एक भी आदमी ने नहीं कहा कि, अब मैं पत्रकार जी का नाम नहीं लूंगा, हरी पर्वत पे लाल बत्ती थी, 4.5 मिनट की होती है, 4.5 मिनट में उन्होंने जल्दी जल्दी पूछा सपा के प्रत्याशी का नाम, बसपा के प्रत्याशी का नाम बताओ, तो 100 में से 98 नहीं बता पाए। ऐसा मुझे जिंदगी में चुनाव लड़ना पड़ेगा ये मैंने कभी नहीं समझा था, क्योंकि मैं लड़ा हूं अखिलेश यादव से लोकसभा, फिर अखिलेश यादव जी से विधानसभा, लेकिन आपका तो डिम्पल यादव से लोकसभा, उनके भाई अक्षय यादव से लोकसभा, रामवीर स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय से लोकसभा, उपदेश सिंह चौहान खलीफा से लोकसभा, प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर से, सत्येंद्र पाल सिंह से, रघुवर दयाल वर्मा जी से। मुझे नहीं पता था ये दिन भी राजनीति में देखने पड़ेंगे कि सपा बसपा के प्रत्याशी, पहले हम लोग काम करते थे, तो प्यार है ना, काम करते थे, फिर नाम होता था तो बीजेपी ऑफिस तक खुशबू आती थी तो टिकट मिलता था। सपा बसपा के प्रत्याशी टिकट पा करके लोगों को बता रहे हैं कि इस नाम का आदमी कोई आगरा में रहता है। तो जो फौजें, वीके सिंह साहब के लिए कहना चाहूंगा कि जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेवा ही संगठन के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी राइट फ्रॉम पेंडेमिक पीरियड से लेके आज तक काम कर रही है। मैं आज एक बात बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर लूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष है, मैं पुलिस में भी रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष किसी भी चौकी इंचार्ज से ज्यादा काम करता है। बदले में उसे पैसा थोड़े मिलता है, तनख्वाह भी नहीं मिलती है, स्टाइपेंड भी नहीं मिलता है। तो सेवा ही संगठन के तौर पर पूरी रात, पूरे साल हमारे लोग सातों मोर्चे, मेन पार्टी लगातार काम करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार की, मोदी जी की कल्याणकारी योजना, राज्य सरकार की योजना और उत्तर प्रदेश की सरकार का कानून व्यवस्था और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से 400 पार कमल खिलेगा। जी बिल्कुल अंतिम समय में हूँ, इसीलिए एक सवाल, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने पहले सवाल में कहा कि इस बार विपक्ष अग्रेसिव अप्रोच के साथ है, यानी कि आप आरक्षण विरोधी हैं, आप मुस्लिम विरोधी हैं, आप संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, आप जनता से उसके जीने का अधिकार छीन लेना चाहते हैं, आप उनका पैसा लूट लेना चाहते हैं, आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके जो लोग हैं उनको, विपक्ष को खत्म करते हुए जेल भेज देना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। अच्छा परीक्षार्थी 6 सवालों का जवाब जब दे पाता जब लिख के सवाल आते हैं। फिर भी मैं आपके 6 सवाल का जवाब देना चाहूंगा। एक तरफ संविधान को कोई माई का लाल नहीं बदल सकता और प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योरेंस किया, नंबर 1 बात। लेकिन कांग्रेस के मुंह से संविधान बदलने की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। उदाहरण के तौर से मैं एक देना चाह रहा था, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाना चाह रहा, एक उदाहरण देकर। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे किसी प्रधानमंत्री जी जैसे किसी अधर्मी के मुंह से धर्म की बातें। आपके जन्म से पहले इस देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। DIR में समस्त विपक्ष के नेता और मीसा में बंद किए गए थे।